भाई बच्चों, आज हम लोग प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में जानेंगे। प्रतिरोध को किस तरह से संयोजित हम लोग करते हैं। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम में संयोजन। तो हम लोग इसे बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। आप सीखिए पहले कि श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का किस तरह से किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पहला लिखेंगे है श्रेणी क्रम में संयोजन। आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग तीन प्रतिरोध लिए हैं। एक पहला है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ये तीनों प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए हैं। अब सवाल है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजित करने का उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य है कि जब भी हम लोग को तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करना रहता है, ऐसी स्थिति में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। अब इसे श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग को ध्यान में रखनी होगी। इसको आप प्रूफ जानने के लिए किस तरह से संयोजन करेंगे, इसके लिए पहला है सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। और यह धारा एक समान कैसे प्रवाहित होती है, आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। दूसरा, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और यह भिन्न भिन्न क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको डायग्राम के द्वारा बतलाते हैं। तो आइए अब हम लोग डायग्राम पर हम लोग आते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डायग्राम हम लोग का है और ये इस डायग्राम में तीन प्रतिरोध है। पहला R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। और इन तीनों प्रतिरोधों के सिराओं के बीच कोई स्रोत आरोपित किया गया है और इस स्रोत का विभवांतर दिया गया है V। तो देखिए यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं कि I धारा प्रवाहित होती है। यह I धारा जो है इस प्रतिरोध से होकर भी गुजरेगी और यह यहाँ से भी होकर गुजरेगी और इससे भी होकर गुजरेगी और फिर ये यहाँ भी आएगा और फिर ये धारा आई, यानी कि जितना करंट गया उतना करंट वापस आया। तो आप देख रहे हैं, अगर कोई तार यहाँ से दो भाग में बटा हुआ रहता तो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होता, धारा यहाँ बटता, लेकिन एक ही तार है, सिंगल तार है, इसलिए धारा यहाँ बटेगा नहीं, धारा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी कि सभी प्रतिरोधों से जो है एक समान धारा प्रवाहित होगी। पहली बात जो महत्वपूर्ण बात में हम लोग सीखे। दूसरी बात देखिए, हम लोग लिखे हैं महत्वपूर्ण बात में कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। यानी कि R1 का सिरा, तो आप यह ले लीजिए और यह ले लीजिए सिरा, तो इसके बीच का विभवांतर हम लोग मान लेते हैं
V1 मान लेते हैं, ये हो जाता है विभवांतर V1। उसी तरह से R2 के सिरों के बीच का विभवांतर हम लोग मान लेते हैं V2 और यहाँ पर विभवांतर मान लेते हैं हम लोग V3। अब सवाल है विभवांतर अलग अलग क्यों होगा? विभवांतर अलग अलग इसलिए होगा क्योंकि ओम के नियम से हम लोग पढ़े हैं, V बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं IR, V बराबर IR। तो देखिए धारा तो इसके लिए सेम है, सभी के लिए सेम है, सब प्रतिरोध से समान धारा जा रहा है, लेकिन प्रतिरोध का मान जो है सबका अलग अलग है। इसका R1 है, तो जब यहाँ पर विभवांतर निकालेंगे यानी कि V1 लिखेंगे तो लिख पाएंगे I और ये हो जाएगा R1। तो देखिए ये प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण जो है विभवांतर अलग हो जाएगा। उसी तरह से V2 बराबर भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा IR2, तो प्रतिरोध बदल गया इसलिए विभवांतर भी बदल जाएगा। और उसी तरह से V3 बराबर IR3, तो प्रतिरोध के मान अलग अलग होने के कारण जो है इस प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर भी भिन्न भिन्न होंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओम के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो हम लोग निकालते हैं। पहले हम लोग R1 के सिरों के बीच विभवांतर यहाँ लिख सकते हैं, R1 के सिरों के बीच विभवांतर, तो हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर V1 बराबर IR1, चूंकि ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो इसी के आधार पर हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखना है, मतलब ये समझने के लिए इसी फॉर्मूला के आधार पर, तो ये हो जाएगा V1 बराबर IR1। अब लिखेंगे हम लोग R2 के सिरों के बीच विभवांतर, तो लिख पाएंगे हम लोग V2 बराबर IR2 और उसी तरह से V3 यहाँ लिख सकते हैं, उसी तरह से V3 बराबर, तो V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो ये देखिए ये V1 का मान निकला, ये V2 का मान निकला और यह V3 का मान निकला। आप ध्यान से यहाँ देखिए यह जो V विभवांतर है, यही V विभवांतर जो है तीन भाग में यहाँ बटा है, किसमें V1, V2 और V3। हम लोग लिखेंगे चूंकि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1, V2, V3 का मान रखने पर ना, तो V1, V2 और V3 का जब मान रखेंगे, यहाँ से मान रखिएगा तो V बराबर लिख पाएंगे हम लोग IR1 प्लस, फिर लिखेंगे IR2, फिर लिखेंगे प्लस IR3। I सम में कॉमन है तो आप लिख सकते हैं I कॉमन हो जाएगा और लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस और ये R3, ये हो जाएगा R3, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग जो है ये विभवांतर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध का मतलब हो गया सभी प्रतिरोधों को मिलाकर जब एकल प्रतिरोध में बदलेंगे तो उस एकल प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लेंगे आप, जब सभी प्रतिरोधों को मिलाकर एकल प्रतिरोध में बदलेंगे तो उस एकल प्रतिरोध को ही तुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर मान लेंगे हम लोग R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध R है, या आप RS भी लिख सकते हैं। RS, S का मतलब सीरीज, R का मतलब रेसिस्टेंस, तो ये हो गया R। तो जब हम लोग R ले लेंगे, ये सब को मिलाकर अब एकल में बदल दिए, तो डायग्राम हम लोग को अलग लेना होगा।
तो डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम देखिए अब इस तरह से हो जाएगा। ये डायग्राम हो गया हम लोग का, और ये स्रोत लगा दिए और ये इस तरह से। अब ये हो गया आर और ये पॉइंट ए, ये वाला और यहाँ पर दे देंगे हम लोग पॉइंट बी, और ये प्लस है और ये माइनस, करंट जाएगा आई और इधर से आएगा आई। अब देखिए इसके सिरों के बीच का जो भी विभव अंतर होगा ए और बी का, वह विभव अंतर किसके बराबर हो जाएगा, भी के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर के सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर लिखेंगे हम लोग। तो जब विभवांतर लिखेंगे तो V बराबर हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रहा है I और प्रतिरोध है R, तो ये हो जाएगा आई आर। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो आप इसको मान लीजिए इस समीकरण माने हम लोग एक यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर और समीकरण 2 यहाँ है। तो आप देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तब दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो बराबर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, लिख पाएंगे आई आर बराबर आई, और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हम लोग 3 लिखे हैं तो 3 बार लिखेंगे, और अगर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जितना भी प्रतिरोध होगा सबको जोड़ते जाएंगे, और इस तरह से श्रेणी क्रम में हम लोग जो है प्रतिरोधों का संयोजन कर लेते हैं और यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करते हैं। आइए इस श्रेणी क्रम का संयोजन का क्या गुण है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अभी से संयोजन के गुण के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या गुण है इस संयोजन का। नंबर 1, पहला, सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित होती है। दूसरा है, प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर भिन्न भिन्न होता है या हम लोग अलग अलग होता है। तीसरा, विभव योगात्मक होते हैं। योगात्मक बोलने का मतलब इस V का मान जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होता है, यानी कि V बराबर यहाँ लिखेंगे V2 प्लस क्या हो जाएगा, इसी को बोलने ही योगात्मक होता है। नंबर 4, प्रतिरोध योगात्मक होते हैं। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला निकाले थे, यानी कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम लोग इस संयोजन के गुण के बारे में हम लोग जाने। बच्चों आइए अब हम लोग समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात, समानांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य यह है, तुल्य प्रतिरोध का मान कम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जब भी तुल्य प्रतिरोध का मान
कम प्राप्त करना होगा, ऐसी स्थिति में प्रतिरोधों को हम लोग हमेशा समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं महत्वपूर्ण बातें जो समानांतर क्रम से संबंधित है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग महत्वपूर्ण बातें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट। नंबर 1, सभी प्रतिरोधों से, देख रहे हैं यहाँ R1 है, R2 है, R3 है और भी हो सकते हैं। तो सभी प्रतिरोधों से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। नंबर 2, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर एक समान होता है। तो सभी प्रतिरोधों से अलग अलग धारा कैसे प्रवाहित होती है, ये चीज डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं। और ये विभवांतर का मान समान कैसे होगा, यह भी हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो बच्चों यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, और इन तीनों प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है और इनके सिरों के बीच कोई स्रोत आरोपित किए हैं जिसके विभवांतर भी है। तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होगी, ये धारा I प्रवाहित होगी और यहाँ पर धारा 3 भाग में बट जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं I1, ये धारा हो जाएगी I2 और यह धारा हो जाएगी I3, और फिर से I1, I2 और I3 तीनों जो है मिलकर और फिर ये धारा आई, यानी कि जितनी धारा गई उतनी ही धारा वापस आई। तो इस तरह से यहाँ धारा जो आई है, ये धारा आई इस पॉइंट पर 3 भाग में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये बराबर बराबर भी हो सकता है, ये बराबर बराबर तब होगा जब प्रतिरोध के मान जो है बराबर बराबर होंगे। तो अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रतिरोध के मान बराबर बराबर ही है, इसलिए हम लोग अलग अलग धारा यहाँ पर दिखा दिए हैं, अर्थात I1, I2 और I3 धारा दिखाए हैं। तो ये प्रतिरोध के मान अलग अलग होने से ये धारा का मान भी अलग अलग होगा। इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान इसलिए होगा क्योंकि पहला वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा वाला जहाँ, सबका शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु एक ही जगह पर है, इसलिए इनके बीच के विभवांतर भी समान होंगे। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर ये चीज लिखते हैं, प्रूव करते हैं कि कैसे हम लोग समानांतर क्रम में हम लोग संयोजित करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से आप लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला हम लोग का होता है V बराबर IR। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जो है V बराबर, अब इसके सिरों के बीच का भी विभवांतर भी, इसके सिरों के बीच का भी विभवांतर, सब तीनों के सिरों के बीच का विभवांतर भी। तो यहाँ V1, V2, V3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओम के नियम के यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और सबके बीच का विभवांतर समान है, इसलिए V लिखेंगे। V बराबर IR, यानी कि धारा पहले वाले से क्या प्रवाहित हो रही है, तो I प्रवाहित हो रही है, तो लिखेंगे I और ये हो जाएगा R1। तो ये किसके लिए है, यहाँ लिख सकते हैं R1 के लिए। उसी तरह से हम लोग दूसरे के लिए आएंगे विभवांतर, तो यहाँ लिख सकते हैं V बराबर I2 और ये हो जाएगा R2, और इसी तरह से तीसरे के लिए I3 और ये हो जाएगा R3। तो ये हो जाएगा किसके लिए, R2 के लिए, और यह किसके लिए हो जाएगा, R3 के लिए। तो यहाँ देखिए जब ये हम लोग लिखें V बराबर IR1, अगर यहाँ से I1 लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं V/R1। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग आते हैं, इस V बराबर I2 R2 लिखे हैं, अगर यहाँ पर I2 लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं V/ क्या लिख सकते हैं R2। और इसी तरह से इससे हम लोग आएंगे और I3 लिखना होगा
तो हम लोग लिख सकते हैं V बाई क्या लिख सकते हैं R3। यह जो धारा है, यह धारा 3 भाग में बटा है, लिख पाएंगे हम लोग, चूंकि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और I1 I2 I3 तीनों का मान रखते हैं। जब हम लोग मान रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, मान रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा I बराबर, तो I1 का मान यह है V बाई R1, लिख पाएंगे V बाई R1 प्लस I2 का मान तो यह है I2 का मान, तो लिखेंगे V बाई R2। उसी तरह से I3 के लिए तो V बाई क्या हो जाएगा R3। सब में V कॉमन है तो आप लिख सकते हैं V कॉमन हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों का यानी कि R1 का, R2 का और R3 का, तीनों का तुल्य प्रतिरोध हम लोग कुछ मान लेते हैं, R मान लेते हैं। लिखते हैं यदि R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तब, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए तीनों प्रतिरोध मिलकर एक सिंगल प्रतिरोध हो गया, तो उसके लिए डायग्राम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये डायग्राम बना दिए आप अलग से, और ये स्रोत आरोपित कर दिया हम लोग, ये प्लस है ये माइनस है, और ये आप पॉइंट दे सकते हैं, ये ए और इधर हम लोग दे सकते हैं बी। तो आप यहाँ भी दे सकते हैं ए और यहाँ दे दिए बी। यहाँ से धारा आई जाएगी आई, और इधर वाई आएगी, अब विभवांतर भी है और प्रतिरोध ये आर है। तो अब इसका बीच का विभवांतर ओम के नियम से फिर से लिख पाएंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, और I बराबर लिखना चाहेंगे तो R नीचे चला जाएगा, तो V बाई आर। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 को आप देखिएगा और समीकरण 2 को देखिएगा तो आप पाइएगा LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ लिख पाएंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो इन दोनों समीकरणों से हम लोग लेते हैं, तो LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग लिख पाएंगे V बाई R बराबर, लिख पाएंगे V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरह से प्रतिरोध का हम लोग जो है समानांतर क्रम में ये जो प्रतिरोध संयोजित किए हैं तो उसके तुल्य प्रतिरोध निकाल पाते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं समानांतर क्रम में संयोजन के जो परिपथ है इसके क्या गुण हैं। तो इसे समानांतर क्रम संयोजन के क्या गुण है परिपथ का, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं गुण। नंबर 1 पहला, सभी प्रतिरोधों से, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सभी प्रतिरोधों से अलग अलग धारा गुजरती है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। और तीसरा, विद्युत धारा योगात्मक बोलने का मतलब I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3, तो इसी को बोले हम लोग योगात्मक। विद्युत धारा योगात्मक होती है। तो इस तरह से इस समानांतर क्रम का ये गुण हो गया। बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।